सो फ्रेंड, मैं आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हो चुका हूँ आप सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के बीच में। दोस्तों, मैं सीधा बात बताता हूँ कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपका एग्ज़ाम 2 महीने के बाद ही होगा, 2.5 महीने के बाद ही होगा। साथियों, मैं जो आपको अभी तक प्रोवाइड करा दिया हूँ, अगर उतना भी दोस्तों आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में 60% नंबर आराम से ला पाएंगे। लेकिन जो मैं एग्ज़ाम तक दूंगा दोस्तों, अगर उसको आप कंप्लीट करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपका नंबर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम है फिर भी आपका नंबर 70% प्लस आ जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम को दोस्तों कहीं ना कहीं इंग्लिश वाले से कम नंबर आता ही है। लेकिन फिर भी मैं एक गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारे वीडियो को फॉलो करते चलते हैं, देखते चलते हैं, रिवाइज करते चलते हैं तो एग्ज़ाम तक दोस्तों आपके जो है 70% से प्लस नंबर जरूर आ जाएगा। ये मैं दोस्तों गारंटी देता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर नहीं देखिएगा, नहीं पढ़िएगा, एग्ज़ाम में नहीं लिखिएगा तो फिर दोस्तों मैं कुछ गारंटी नहीं ले सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों जो भी मैं दे रहा हूँ उसको देखिए, पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए। इसलिए दोस्तों मैं आपको एकदम सरल और ईजी लैंग्वेज में लेकर आता हूँ ताकि आप लोग इसका लाभ उठा सके। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। साथियों, यहाँ पे आज जो मैं लेकर आया हूँ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के जितने भी दोस्तों डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, दो वर्डों के बीच में अंतर जो पूछता है 5 नंबर 10 नंबर में पूछेगा, तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट है आज इस वीडियो के माध्यम से हम खत्म करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का। फिर इसी प्रकार के डिफरेंस हम अगले सब्जेक्ट में कल लेकर आएंगे। तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। आप लोग देखिए, प्यार आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो ये पहला क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्टिव एक्सरसाइज सक्रिय व्यायाम और पैसिव एक्सरसाइज मतलब निष्क्रिय व्यायाम। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों आप देखिए, इसको जो अंतर वाला प्रश्न होता है, या तो दोस्तों इसको मैं सीधा कहूँगा कि आप अंतर इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, 1 भाग ए 1 भाग ए, ये ऐसे आप अंतर नहीं लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा तो होगा क्या कि आपका पेज जो है दोस्तों वो कम फुल होगा। तो अगर दोस्तों मान गए ये एक्टिव एक्सरसाइज है तो पहले एक्टिव एक्सरसाइज के जितने भी पॉइंट याद है, 5 पॉइंट याद है, तो पहले एक्टिव एक्सरसाइज को ऊपर लिख दीजिए और उसमें 5 पॉइंट लिख दीजिए। फिर नीचे हेडिंग दीजिए पैसिव एक्सरसाइज मतलब निष्क्रिय एक्सरसाइज, और इसके बारे में जितना जानते हैं 5 पॉइंट 7 पॉइंट उसको नीचे लिख दीजिए। इससे होगा क्या कि नीचे ऊपर होगा तो लगभग आपको एक अंतर लिखने में 1 पेज फुल हो जाएगा। अगर मान गए दोस्तों कि आप इसको सीधा क्या करते हैं, एक साइड ए लिखते हैं और एक साइड ए लिखते हैं, तो होगा क्या कि आप अगर 5 पॉइंट दोनों में लिखते हैं तो ये तो 5 ही लाइन में समाप्त हो जाएगा, यानी पेज का आधा भी दोस्तों नहीं फुल हो पाएगा। तो ये सारे टेक्निक होता है दोस्तों कॉपी फिल करने का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। एक्टिव एक्सरसाइज में कहता है कि यह व्यायाम व्यक्ति स्वयं करने में सक्षम होता है। दोस्तों जो एक्टिव एक्सरसाइज होता है, यह व्यायाम जो है वो व्यक्ति खुद कर सकता है, इसमें सक्षम है। लेकिन जो पैसिव है, यह व्यायाम उन व्यक्तियों को कराया जाता है जो स्वयं व्यायाम नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो निष्क्रिय व्यायाम है या पैसिव एक्सरसाइज है तो इसमें एक पॉइंट होगा कि यह खुद नहीं कर सकता है, ये खुद कर सकता है। उसका दूसरा है कि व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों इसमें जो एक्टिव एक्सरसाइज में है, इसमें किसी भी व्यक्ति का सहारा लेना नहीं पड़ता है, जबकि इसमें दोस्तों सहारा आंशिक या पूर्ण रूप से दूसरों व्यक्तियों पर निर्भर होता है। और यही कारण है कि इसमें जो व्यक्ति जो व्यायाम करने वाला होगा वो दूसरे व्यक्ति का सहारा लेगा। तीसरा है, यह व्यायाम व्यक्ति के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। दोस्तों ये जो व्यायाम है एक्टिव एक्सरसाइज है, ये लोग खुद से करता है तो उसके स्वास्थ्य में बढ़ावा देता है, जबकि यह व्यायाम व्यक्ति को जटिलता को रोकने में सहायक होते हैं। दोस्तों यह स्वास्थ्य के लिए बढ़ावा देता है, जबकि ये क्या करता है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन मतलब आपको कोई रोग हुआ है, उस स्थिति में आप खुद से व्यायाम नहीं करते हैं लेकिन व्यायाम जरूरी है उस रोग के लिए, तो इसमें किसी व्यक्ति के द्वारा कराया जाएगा आपको, तो वो दोस्तों जटिलता को दूर करने के लिए निष्क्रिय व्यायाम होता है, जबकि ये नॉर्मल स्वास्थ्य के लिए होता है। चौथा है, इसमें व्यक्ति किसी दिशा निर्देश या स्वयं व्यायाम कर सकता है। दोस्तों इसमें जो है एक्टिव एक्सरसाइज में व्यक्ति क्या करेगा, खुद से व्यायाम करेगा या कोई दिशा निर्देश देगा कि हाँ ऐसे ऐसे कीजिएगा, तो वो खुद से कर सकता है वो दिशा निर्देश का पालन करके। जबकि निष्क्रिय एक्टिव वाला में होता क्या है, चौथा पॉइंट देखिए कि ये व्यायाम एक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा मशीनों के उपयोग से रोगी को कराए जाते हैं। दोस्तों ये जो निष्क्रिय व्यायाम है, पैसिव एक्सरसाइज है, चौथा पॉइंट इसमें है कि ये खुद व्यक्ति करेगा किसी के दिशा निर्देश के अनुसार, जबकि इसमें जो व्यक्ति है वो खुद नहीं करके क्या करेगा, किसी प्रशिक्षित जो ट्रेनर होगा उसके द्वारा करेगा और साथ ही मशीन के द्वारा इसमें व्यक्ति करेगा। तो जैसे दोस्तों देखते होइएगा किसी का पैर हाथ टेढ़ हो जाता है तो उस अवस्था में फिजियोथेरेपी किया जाता है, और फिजियोथेरेपी में ट्रेनर होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, या दोस्तों वहाँ पे मशीन के द्वारा कराया जाता है। तो ये हो जाएगा एक्टिव के अंतर्गत। तो ये चीज़ें समझ गए। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग चलिए देखते हैं इसके 5वें और आखिरी पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे 5वां पॉइंट है, उदाहरण मामूली या दीर्घकालिक रोगी समान व्यक्ति के द्वारा व्यायाम करना, जैसे गहरी सांस लेना एवं पूर्ण क्षमता व्यायाम आदि। दोस्तों ये जो 5वां है उदाहरण एग्जाम्पल में, मामूली या दीर्घकालिक रोगी या समान व्यक्ति द्वारा व्यायाम करना, जैसे गहरी सांस लेना एवं पूर्ण क्षमता व्यायाम आदि। दोस्तों एक
क्या हो गया, ये मामूली या दोस्तों लंबे समय तक रोगी के द्वारा किया जाता है, ये खुद से किया जाएगा। इसमें दोस्तों तरह तरह के जो है पोजीशन होता है व्यायाम का। लेकिन ये जो होता है पाँचवा है, इसमें दोस्तों है अचेत, जो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, बिस्तर पर प्रतिबद्ध, मतलब जो बिस्तर के साथ एकदम दोस्तों बिस्तर से इधर उधर नहीं हो सकता है, वैसे हो सकता है। सर्जरी के बाद रोगी को इसमें कराया जाएगा। द्वारा व्यायाम जैसे रोगी की स्थिति बदलना आदि। दोस्तों इसमें जो होगा, जो सीधा समझिए कि इसमें जो पेशेंट होगा अनकॉन्शियस होगा, या बेड पे हमेशा रहने वाला पेशेंट होगा, या दोस्तों सर्जरी के बाद वाले पेशेंट को पैसिव एक्सरसाइज दिया जाता है किसी ट्रेनर के द्वारा। जबकि इसमें व्यक्ति को बता दिया जाता है, तो ये सामान्य रोग में या दोस्तों खुद से भी चुस्ती फुर्ती के लिए लोग ये करते हैं, तो ये एक्टिव एक्सरसाइज हो गया। तो समझ गए एक्टिव एक्सरसाइज और पैसिव एक्सरसाइज, तो ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हीमोप्टिस, जी हाँ दोस्तों, हेमोप्टाइटिस या हीमेटेमेसिस में क्या अंतर है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोप्टिसिस या हीमेटेमेसिस में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहला है, इसमें कफ के साथ खून आता है। दोस्तों इसमें जो है कफ के साथ खून आता है, इसमें खून की उल्टियाँ होती है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि हीमोप्टाइसिस में क्या होगा कि इसमें कफ के साथ खून आएगा, जबकि हीमेटेमेसिस में क्या होगा कि खून की उल्टियाँ होती है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि खून की उल्टियाँ को क्या कहते हैं। अगर खून की उल्टी होता है उसको क्या कहते हैं, तो हेमेटेमेसिस कहेंगे। और जबकि कफ में अगर खून आता है तो उसको हेमेप्टाइसिस कहते हैं। देखिए इसमें पी लगा है, हेमोप्टाइसिस हो गया, इसमें हेमेटेमेसिस होता है जो कि सीधा है उल्टी, रक्त का उल्टी होगा। दूसरा है, यह पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस टीबी और दोस्तों फेफड़ों में चोट के कारण होता है। दोस्तों ये जो है हेमोप्टेसिस होता है जब आपके बलगम में कफ में खून कब आता है, या तो आपके फेफड़ा लंग्स में इन्फेक्शन होगा, या चोट लगेगा, या टीबी के लक्षण होता है, वैसे व्यक्ति में होगा हेमोप्टेसिस। दूसरा है गैस्ट्रिक अल्सर या दोस्तों कैंसर के कारण। दोस्तों जो किसी को अगर गैस्ट्रिक अल्सर होता है या किसी को कैंसर का लक्षण हो सकता है, जिसको दोस्तों रक्त का उल्टी होता है। उसका तो तीसरा है, इसमें देखिए दोस्तों हीमेटोमेसिस होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है रक्त का उल्टी होता है। लेकिन हीमोप्टिसी में होता है, मतलब हीमोप्टाइसिस में होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि आप कफ के साथ या बलगम के साथ जो है रक्त आएगा, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है उल्टी रक्त का ही होगा। ये होगा हीमेटोमेसिस, और ये होगा बलगम के साथ या थूक के साथ आएगा तो हीमेप्टेसिस होता है। तो ये चीज़ हो गया। तो ही है, इसमें रक्त चमकीला लाल होता है। दोस्तों कफ के साथ आएगा, तो दोस्तों इसमें ब्लड जो होता है वो देखने में चमकीला और लाल होगा। तीसरा है, इसमें रंग काफ़ी भूरा होता है। दोस्तों अगर ब्लड का उल्टी हो रहा है तो दोस्तों इसमें ब्लड जो आएगा दोस्तों काफ़ी भूरा होगा, और इसमें दोस्तों चमकीला होता है। चौथा है दोस्तों हेमेप्टाइसिस में कि इसकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है। दोस्तों हेमेप्टाइसिस वाला जो रक्त आपके बलगम में कफ में आएगा ये क्षारीय होता है, इसकी प्रतिक्रिया अम्लीय होता है, इसीलिए भूरा होता है। दोस्तों हीमेटोमेसिस में जब रक्त का उल्टी होगा तो इसका जो रक्त का प्रकृति होगा ये अम्लीय होगा, और ये दोस्तों क्षारीय होगा हेमोप्टेसिस वाला। इसमें पांचवा पॉइंट है, इसमें रक्त के अंदर भोजन के कण नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो हेमोप्टाइसिस होता है इसमें रक्त का जो अंदर दोस्तों भोजन का कण नहीं होता है। जबकि पांचवा इसमें पॉइंट है हेमेटेमेसिस में कि इसमें कुछ भोजन के कण पाए जाते हैं। दोस्तों जो रक्त का उल्टी होगा इसमें दोस्तों आपका जो रक्त है दोस्तों वो पूर्ण तरीका से दोस्तों क्या होगा, वो घुलनशील नहीं होगा रक्त में, इसीलिए इसमें कुछ भोजन के कण इस रक्त में आता है, जबकि इसमें नहीं आता है। छठा पॉइंट है, इसमें कोई विशेष गंध नहीं होता है। दोस्तों अगर हेमोप्टाइसिस होता है, आपके बलगम में अगर रक्त आता है या किसी को भी, तो दोस्तों इसमें कोई गंध नहीं होता है, लेकिन इसमें भोजन की गंध उपस्थित रहती है। लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उल्टी का रक्त होता है दोस्तों, या उल्टी में रक्त आता है, तो दोस्तों इसमें जो भोजन का दुर्गंध होता है, जबकि इसमें नहीं होता है। तो समझ गए नॉर्मल, क्या समझ गए कि यह कफ के साथ आएगा, यह जो है खून की उल्टियाँ होगा, या ट्यूबरक्लोसिस या फेफड़े में चोट के कारण होगा, एक गैस्ट्रिक अल्सर या कैंसर के कारण होगा, इसमें रक्त चमकीला, इसमें रक्त भूरा होता है, या क्षारीय प्रकृति या अम्लीय प्रकृति का होगा, इसमें भोजन का मात्रा उपस्थित नहीं होता है, इसमें भोजन का कण उपस्थित होता है, इसमें गंध नहीं होता है, इसमें गंध होता है। तो ये चीज़ें समझ गए। तो ये हो गया हेमोप्टाइसिस और हेमेटमेसिस में अंतर। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या कहता है, तो दोस्तों आपसे ये भी क्वेश्चन पूछेगा, बहुत शानदार है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि चिकित्सा अपतीता या दोस्तों सल अपतीता होता क्या है सर, मतलब मेडिकल एसेप्सिस और दोस्तों सर्जिकल एसेप्सिस। तो दोस्तों एसेप्सिस होता क्या है, तो मैं सीधा आपको समझा दूँ कि एसेप्सिस एक दोस्तों ऐसा तकनीक है, ऐसा दोस्तों प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों होता क्या है कि क्या है, विष संक्रमण करने का एक तरीका है, जिसमें दो तरीका से किया जाता है, एक
मेडिकल एसेप्सिस के थोड़ा, और एक सर्जिकल एसेप्सिस मतलब शैल अपतिता होता है जहाँ पे सर्जिकल सामानों को बीज संक्रमण किया जाता है, और जहाँ पे चिकित्सा मेडिकल एसेप्सिस मतलब मेडिकल सामानों का दोस्तों यहाँ पे बीज संक्रमण किया जाता है। तो ये इसका बेसिक हो गया। अब इस दोनों के बारे में जानेंगे कि मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस में क्या अंतर है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चिकित्सा अपतिता में साफ तकनीक का प्रयोग किया जाता है ताकि जीवाणु के प्रसार को रोका जा सके। दोस्तों मैंने क्या बताया कि चिकित्सा अपतिता में दोस्तों जो मेडिकल अपतिता में साफ तकनीक का उपयोग किया जाता है ताकि जीवाणु के प्रसार रोका जा सके। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए भाई ऑब्जेक्टिव में फिलअप में कि चिकित्सा अपतिता में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो साफ तकनीक का, क्लीन टेक्निक का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। शल्य चिकित्सा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि वातावरण जीवाणु रहित हो। दोस्तों ये जो शैल अपतिता किया जाता है ना, इसमें यह निश्चित किया जाता है कि जो आपका वातावरण है वो दोस्तों जो जीवाणु रहित हो, मतलब जीवाणु नहीं हो। दूसरा है दोस्तों जीवाणु के प्रसार को सीमित करता है। दोस्तों जो मेडिकल एसेप्सिस है यह बैक्टीरिया के दोस्तों स्प्रेड को सीमित करता है, लिमिट करता है, जबकि यह जीवाणु के प्रसार को रोकता है या समाप्त करता है। दोस्तों मेडिकल एक लिमिट कर देता है, मतलब कम कर देता है, लेकिन ये जो है दोस्तों शैल अपतिता है यह दोस्तों सीधा सीधा क्या करता है, प्रसार को रोक देता है या समाप्त ही कर देगा। तो यही चीज़ें हैं। तीसरा है इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं को प्रयोग के बाद साफ किया जाता है। दोस्तों ये जो मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें दोस्तों जो भी मेडिकल में दोस्तों प्रयोग किया जाने वाला इसमें दोस्तों वस्तु या उपकरण होगा उसमें दोस्तों इसको साफ किया जाता है मेडिकल एसेप्सिस के द्वारा। जबकि तीसरा पॉइंट इसमें है, इसमें प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं वस्तुओं को प्रयोग से पहले साफ किया जाता है। दोस्तों एक बात समझिए कि इस मेडिकल एसेप्सिस में प्रयोग करने से के बाद इसमें साफ किया जाएगा, जबकि इस सर्जिकल एसेप्सिस में दोस्तों कोई भी वस्तु या उपकरण का उपयोग करने से पहले ही साफ किया जाता है। तो समझ रहिए इसमें कोई भी बर्तन या कोई भी वस्तु को बाद में साफ किया जाता है उपयोग के, और इसमें उपयोग से पहले साफ किया जाता है। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। चौथा है दोस्तों मेडिकल एसेप्सिस में इसमें साफ वस्तुएं प्रयोग की जाती है, इसमें बीज संक्रमित वस्तुएं प्रयोग की जाती है। दोस्तों जो मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें नॉर्मली जो भी बर्तन साफ होता है दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है मेडिकल एसेप्सिस में, जबकि इसमें जो है डिसइंफेक्शन स्टरलाइज वस्तुएं का ही उपयोग किया जाता है। इसमें नॉर्मल साफ वस्तु ही चलेगा, जबकि इसमें बीज संक्रमित वस्तुएं का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ हो गया। पाँचवा है इसमें नर्स साफ पोशाक, ग्लव्स, गाउन, मास्क पहनती है। दोस्तों जो मेडिकल एसेप्सिस होता है इसमें जो नर्स होती है दोस्तों ये इसमें साफ चीज़ें, पोशाक, गाउन, मास्क ये सब साफ पहनती है, जबकि इसमें नर्स बीज संक्रमित पोशाक पहनती है। अब देखिए दोस्तों साफ का मतलब हो गया कि जो गंदा ना होगा, जो बिल्कुल साफ होगा, लेकिन बीज संक्रमण का मतलब होता है जिसको संक्रमण रहित बनाया गया हो, मतलब वो तो साफ होगा ही होगा लेकिन उसको बीज संक्रमण रहित ही बनाया होगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि इसमें कोई भी ड्रेस पोशाक पहना जाएगा तो इसको दोस्तों पहले क्या किया जाएगा, बीज संक्रमण किया जाएगा। और बीज संक्रमण का क्या क्या टेक्निक है जानते ही हैं कि बहुत सारे चीज़ों का अलग अलग टेक्निक है। तो यही चीज़ें हैं। उसके बाद छठा है यह जीवाणु को एक स्थान पर सीमित कर फैलने से रोकता है। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ साफ कर चीज़ें का प्रयोग करते हैं तो क्या करता है, आपको इन्फेक्शन नहीं होने देगा, रोकेगा इन्फेक्शन से, जबकि यह जीवाणु को समाप्त कर फैलने से रोकता है। जबकि ये जो सर्जिकल एसेप्सिस क्या करता है कि अगर इसमें आप बीज संक्रमण तकनीक का उपयोग करते हैं तो जो कि सर्जिकल एसेप्सिस में किया जाता है डिसइंफेक्शन का, स्टरलाइज का, तो इसमें जो होता है ये समाप्त कर देता है, लेकिन इसमें तो नॉर्मल साफ चीज़ें पहनते हैं इसलिए ये रोकता है, ये बिल्कुल समाप्त नहीं करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो नॉर्मल हम सीधा क्या समझ लिए कि चिकित्सा अपतिता जो है एक साफ़ सुथरी चीज़ों को उपयोग करने का, साफ़ चीज़ों का दोस्तों साफ़ चीज़ों को उपयोग करके इसमें जो है चीज़ों को इन्फेक्शन को रोका जाएगा। जबकि ये जो शैल अपतिता है यह इन्फेक्शन को पूरी तरीक़ा से नष्ट कर देता है या रोक ही देता है। और उसके बाद जो है ये दोस्तों क्या करता है, इसमें जो भी चीज़ें का उपयोग है वो दोस्तों पहले उपयोग से पहले साफ़ किया जाता है, इसमें उपयोग के बाद साफ़ किया जाता है। तो ये सब चीज़ें होता है जो कि समझ गए। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों कि हाइपरथर्मिया, अतिताप और हाइपोथर्मिया। दोस्तों यहाँ से भी आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा कि हाइपरथर्मिया क्या होता है और हाइपोथर्मिया क्या होता है, पूछा भी गया है और इसको दोस्तों पूछा भी जाएगा। सीधा भी आपसे डिफिनीशन पूछ देगा कि हाइपोथर्मिया क्या होता है या हाइपोथर्मिया क्या होता है, बताइए। दोस्तों देखिए दोनों में अंतर है, ए है हाइपरथर्मिया और ए है हाइपोथर्मिया। तो ध्यान दीजिएगा,
ए है अल्प ताप मतलब कम ताप, ए है अति ताप मतलब अत्यधिक ताप। तो यही चीज़ है। देखिए दोस्तों, जब शरीर का तापमान 105 फ़ारेनहाइट या अधिक हो तो उसे अति ताप कहते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको क्या देखने को मिला और एक पॉइंट क्या हुआ अति ताप में मतलब हाइपरथर्मिया में, कि शरीर का जो तापमान है वो 105 फ़ारेनहाइट से अधिक होगा तो उसको हम लोग हाइपरथर्मिया कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव एक क्लियर हुआ। हाइपोथर्मिया किसको कहते हैं? तो जब शरीर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे कम हो जाता है तो इसे अल्प ताप कहते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में एक नॉर्मल टेम्परेचर भी होना आवश्यक होता है। तो हमारे शरीर में जो 95 फ़ारेनहाइट से अगर आपका टेम्परेचर गिर जाता है तो दोस्तों उसको हम लोग अल्प ताप यानी हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो जाएगा और एक एक पॉइंट दोनों में बन गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि सूखी एवं जो गर्म त्वचा है, ड्राई एंड डाउन स्किन, सिर दर्द, अत्यधिक पसीना, हृदय एवं श्वसन दर का बढ़ना इसके प्रमुख लक्षण है। दोस्तों, हाइपर जो थर्मिया है इसका कौन कौन सा लक्षण होगा? तो एक तो त्वचा इसमें जो होता है अत्यधिक ताप हो जाएगा। अति ताप में होता क्या है कि आपका चर्म जो है मतलब जो आपका त्वचा है वो सूखने लगेगा, गर्म होगा, सिर दर्द होने लगेगा, अत्यधिक पसीना आने लगेगा और दोस्तों हृदय और श्वसन दर बढ़ जाएगा अत्यधिक टेम्परेचर होने से। तो अति ताप में ये हो गया। अब दोस्तों हाइपोथर्मिया में अल्प ताप में क्या होगा? तो कंपी आएगा, मतलब दोस्तों शिवरिंग होगा, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, तीव्र हृदय दर हो जाएगा, उसके बाद तीव्र श्वसन दर हो जाएगा, दूरगामी रक्त वाहिकाओं का संकुचन हो जाएगा आदि इसके प्रमुख लक्षण है। देखिए दोस्तों, हाइपोथर्मिया और दोस्तों हाइपरथर्मिया में थोड़ा डिफरेंस क्या है ध्यान में दीजिएगा कि इसका जो लक्षण होता है इसमें सूखा हो जाएगा सब चीज़, जबकि इसमें जो चीज़ें हैं ठंडा पड़ने लगेगा और रक्तचाप हाई हो जाएगा, जो हृदय दर है वो भी हाई हो जाएगा और जो ब्लड सर्कुलेटर है दोस्तों वो ठंडा पड़ जाएगा, जिसके कारण वो जो ब्लड बहने वाला दोस्तों जो नली है उसमें दोस्तों संकुचन होने लगेगा, ब्लड जमने लगेगा। तो यही चीज़ें होता है। तीसरा पॉइंट है यह ऊष्मा खोने हीट लॉस की विधियों को बढ़ावा को देता है। अगर आपके शरीर में दोस्तों हीट लॉस हो रहा है तो इसको ये क्या करता है? बढ़ावा देता है, टेम्परेचर अत्यधिक होगा तो। उसके बाद है यह ऊष्मा उत्पादन की विधियों को बढ़ावा देता है। दोस्तों ये जो है अगर आपके शरीर में टेम्परेचर कम देता है तो आपका शरीर टेम्परेचर खोजेगा, तो वही कहता है कि यह ऊष्मा उत्पादन मतलब इसके जो होने पर हाइपोथर्मिया होने पर ऊष्मा उत्पादन को ये बढ़ावा देगा। तो ये चीज़ें हो गया। और ये क्या करेगा? ये ऊष्मा खोने की विधियों को बढ़ावा देगा, मतलब हाई टेम्परेचर हो गया तो उसको लो कैसे किया जाएगा तो इस विधियों को बढ़ावा देगा, और इसमें ऊष्मा कैसे प्राप्त किया जाए अगर कम हो गया है तो इसको बढ़ावा ये देगा। तो ये हो गया 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है इसमें रोगी को शीतल करने का प्रबंध किया जाता है। अगर दोस्तों हाई टेम्परेचर शरीर हो गया है तो इसमें दोस्तों शीतल करने का प्रयोग किया जाता है, जबकि इसमें रोगी को गर्म करने का प्रबंध किया जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर कम गया है तो गर्म करने का प्रबंध किया जाएगा। तो वही होता है हाइपरथर्मिया में दोस्तों कोल्ड एक्सपोजिंग किया जाता है और इसको हाइपोथर्मिया में दोस्तों यहाँ पे हॉट कंप्रेशन किया जाता है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये चीज़ें समझ गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। दोस्तों एक ऑप्शन आपको ज़बरदस्त मिलेगा और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, टेकीकार्डिया और दोस्तों ब्रेडीकार्डिया। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होंगे तो ध्यान से देखिएगा। साथियों आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। साथियों यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेकीकार्डिया क्या होता है, ब्रेडीकार्डिया क्या होता है। तो दोस्तों 100 बीट्स प्रति मिनट से अधिक नाड़ी दर को टेकीकार्डिया कहते हैं। दोस्तों टेकीकार्डिया का मतलब ही होता है कि तीव्र श्वसन, मतलब आपका जो दोस्तों रिस्पायरेटर है जो कि दोस्तों बीट्स है, जो हृदय का दोस्तों जो धड़कन है वो 100 बीट्स प्रति मिनट से अत्यधिक हो जाएगा नाड़ी दर, तो वो होता है टेकीकार्डिया। ध्यान में रखिएगा। टेकी मतलब दोस्तों बढ़ जाना और ब्रेडी मतलब कम जाना, मतलब मंद श्वसन। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और टेकीकार्डिया मतलब 100 बीट्स प्रति मिनट से अत्यधिक नाड़ी दर होगा तो टेकीकार्डिया, और 60 बीट्स प्रति मिनट से कम नाड़ी दर हो गया तो ब्रेडीकार्डिया, जिसको मंद श्वसन बोलते हैं। तो ये चीज़ें हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें है ज्वर और घेंघा बीमारियों में टेकीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। दोस्तों अत्यधिक दोस्तों जो आपके श्वसन दर यानी जो धड़कन होगा, बीट्स होगा, ये दोस्तों बुखार के या घेंघा बीमारियों में ये देखा जाता है। तो ये चीज़ हो गया। और ये जो ब्रेडीकार्डिया होता है मस्तिष्क की बीमारी, जहर, हृदयग्रस्त रोगी में ब्रेडीकार्डिया की स्थिति पाई जाती है। दोस्तों कोई अगर पॉइजन ले लिया है, हृदयग्रस्त रोगी है या मस्तिष्क का कोई बीमारी है तो उसका जो श्वसन होगा वो मंद हो जाता है, तो यही ब्रेडीकार्डिया का स्थिति होता है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दोस्तों ये सभी के सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी ऊपर में हम देखें हॉट कंप्रेशन मतलब हॉट एप्लीकेशन और कोल्ड एप्लीकेशन, ये दोनों दोस्तों अपने आप में शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ देगा कि हॉट कंप्रेशन और दोस्तों कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में बताइए, तो यहाँ से आपको लिखना पड़ेगा चीज़ों को।
तो क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे देखते हैं गर्म कंप्रेशन और यहाँ पे शीतल प्रयोग। दोस्तों पहला है गर्म प्रयोग में कि वाहिकाओं को विस्तारित करती है। दोस्तों जो वाहिकाओं जो हमारा ब्लड जिस नली से होकर पास करता है उसको ये दोस्तों फैलाता है, विस्तारित करता है। इसमें है वाहिकाओं को संकुचन करती है। दोस्तों आपका जो शरीर का टेम्परेचर गिर जाएगा तो इसमें जो ब्लड जो रनिंग करता है, जिसके थ्रू चलता है, वेसल्स के थ्रू, नलिकाओं के थ्रू, उसमें जो ब्लड है दोस्तों वो एकदम स्लो हो जाएगा और ये वाहिका जो है वो संकुचन हो जाएगा, शिथिल होने लगता है। तो वही लोग क्या कहता है कि नाड़ी दर इसका घट गया है, इसका नब्ज जो है कम चल रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेट कम होता है। दूसरा है दोस्तों कैपिलरी की प्रामाण्यता, दोस्तों जो परमेबिलिटी बढ़ाती है। दोस्तों इसमें जो गर्म प्रयोग में होता क्या है, गर्म प्रयोग करने से कि कैपिलरी की जो प्रामाण्यता होता है ये बढ़ाता है। उसके बाद दोस्तों कैपिलरी की प्रामाण्यता इसमें घटाता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें कैपिलरी की प्रामाण्यता बढ़ता है, इसमें घटता है। तीसरा है जो मेटाबॉलिज्म है, इसमें मेटाबॉलिज्म जो चयापचय है, जो रासायनिक क्रिया हमारे शरीर में होता है मेटाबॉलिज्म के तहत, उसको दोस्तों ये बढ़ाता है, हॉट कंप्रेशन, हॉट एप्लीकेशन। और ये दोस्तों चयापचय को घटाता है, कौन, कोल्ड एप्लीकेशन। ध्यान में रखिएगा, बहुत ईजी जी है। रक्त की वेस्कोसिटी घटाती है। दोस्तों हॉट एप्लीकेशन में जो रक्त का वेस्कोसिटी होगा ये घटेगा, जबकि इसमें शीतल वाला में रक्त की वेस्कोसिटी बढ़ेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। रक्त का परमेबिलिटी जो होगा दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, और यहाँ पे घटेगा, जबकि इसमें रक्त का विस्कोसिटी घटेगा, इसमें बढ़ेगा। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पाँचवा है रक्त के बहाव को बढ़ाती है। दोस्तों हॉट एप्लीकेशन देने से किसी के भी बॉडी में क्या होता है, रक्त का जो बहाव होता है दोस्तों तेज़ हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, इसमें रक्त का संचरण घटता है। दोस्तों अगर शरीर आपका ठंडा पड़ने लगेगा तो जो रक्त का दोस्तों कनेक्शन है पूरे बॉडी में कम हो जाएगा, तो यही है, संचरण कम होता है। छठा है लसिका के बहाव को बढ़ाती है। दोस्तों जब ब्लड बढ़ेगा तो लसिका का भी बहाव बढ़ेगा ही। इसमें दोस्तों जब रक्त का संचरण कमेगा तो लसिका का बहाव भी घटेगा ही। तो ये 6 पॉइंट है, आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या क्या था कि जो वेसल्स है विस्तारित होता है, इसमें वेसल संकुचन होता है, इसमें जो कैपिलरी की प्रामाण्यता है ये बढ़ता है, इसमें कैपिलरी की प्रामाण्यता घटता है, ये जो मेटाबॉलिज्म है बढ़ता है, ये मेटाबॉलिज्म घटता है, इसमें रक्त की वेस्कोसिटी घटती है, इसमें रक्त की वेस्कोसिटी बढ़ती है, ये रक्त के बहाव को बढ़ाता है, ये रक्त के संचरण को घटाता है, ये लसिका के बहाव को बढ़ाता है, ये लसिका के बहाव को घटाता है। तो इस चीज़ों को ध्यान में हो गया, समझ गए। अब चलिए आज का हम लास्ट देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए बहुत संधारण है कि समवर्ती कीटाणुनाशन मतलब दोस्तों कॉन्क्रीट डिसफेक्शन, और टर्मिनल कीटाणुनाशन मतलब टर्मिनल डिसफेक्शन। तो दोस्तों ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको इस बार आने का बहुत ज़्यादा उम्मीद है दोस्तों अंतर में। तो ध्यान से देखिएगा कि समवर्ती कीटाणुनाशन और टर्मिनल कीटाणुनाशन, ये दोस्तों ये डिसइंफेक्शन का 2 विधि है जिसको देखने वाले हैं। पहला है इस प्रकार का कीटाणुनाशन जब किया जाता है तब संक्रमित रोगी से कुछ स्राव हो। दोस्तों ये जो समवर्ती कीटाणुनाशन होता है, कॉन्करेंट जो डिसइंफेक्शन होता है, ये तब किया जाता है जब कोई रोगी है और उससे दोस्तों कुछ स्राव हो, जैसे ब्लड निकलना, पस निकलना। तो इस प्रकार के चीज़ें में दोस्तों ये समवर्ती कीटाणुनाशन का उपयोग किया जाता है। जबकि जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है, इस प्रकार की कीटाणुनाशन तब किया जाता है जब रोगी की मृत्यु हो गई हो या यूनिट से छुट्टी हो गई हो। दोस्तों ये टर्मिनल कीटाणुनाशन है, टर्मिनल डिसइंफेक्शन है। जैसा कि जानते हैं डिसइंफेक्शन दोस्तों किसी निर्जीव चीज़ों पर नहीं, किसी सजीव चीज़ों पर नहीं किया जाता है, निर्जीव चीज़ों पर किया जाता है। तो वही है जब कोई पेशेंट का दोस्तों मृत्यु हो जाता है अस्पताल में, या दोस्तों उस यूनिट से उसको छुट्टी मिल गया है घर जाने के लिए, तो वो पेशेंट चला गया है तो उसके बेड को या आसपास के चीज़ों को, वस्तु को क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो उस प्रकार के डिसइंफेक्ट दोस्तों ये टर्मिनल डिसइंफेक्शन होता है। क्योंकि जानते हैं कि अस्पताल एक ही होता है लेकिन मरीज दोस्तों कई प्रकार के आते रहते हैं उसी सारे बेड पे। तो इसलिए सभी पेशेंट के जाने के बाद या जिस पेशेंट का डेथ हो गया उसके बॉडी को हटने के बाद ये की डिसइंफेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही होता है टर्मिनल कीटाणुनाशन। जबकि ये होता है किसी पेशेंट को दोस्तों, किसी पेशेंट से स्राव आ रहा है, जैसे ब्लड हो गया, पस हो गया या कफ वगैरह ये सब हो गया, तो इसके लिए ये किया जाता है कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा है दोस्तों यह प्रक्रिया प्रतिदिन की जाती है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के साथ अगर प्रतिदिन स्राव हो रहा है तो ये प्रक्रिया प्रतिदिन किया जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया रोगी के जाने के बाद अंत में की जाती है। लेकिन जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है ये दोस्तों पेशेंट डेथ हो गया है तो उसके बाद एक बार किया जाएगा, या दोस्तों कोई पेशेंट छुट्टी हो गया है तो वो किया जाएगा। तो मतलब ये अंत में किया जाता है पेशेंट के जाने के बाद। तीसरा है यह प्रक्रिया सभी स्थानों पर की जाती है, जैसे ICU, आइसोलेशन वार्ड आदि। दोस्तों जाहिर सी बात है कि इसमें पेशेंट रहेगा और ये डेली होगा तो यानी पेशेंट से कुछ ना कुछ दोस्तों उसके पदार्थ स्राव निकलता है। तो पेशेंट कहाँ होता है, ICU में होगा, आइसोलेशन वार्ड में होगा या जनरल वार्ड में होगा, सभी में पेशेंट रहता है। और कहीं ना कहीं पेशेंट से कुछ स्राव होता है तो उसको ये डिसइंफेक्शन करता है, ये कॉन्करेंट। तो ये चीज़ हो गया।
यह प्रक्रिया मुख्यतः आइसोलेशन वार्ड में की जाती है जहां संक्रमित रोगी भर्ती था। दोस्तों ये जो होता है, ये जो टर्मिनल कीटाणुनाशन है, ये आमतौर पे साथियों कहाँ किया जाता है, जहाँ पे मरीज आइसोलेशन में भर्ती हो या संक्रमण मरीज भर्ती था वहाँ पे किया जाता है पेशेंट के जाने के बाद। चौथा है, इस प्रक्रिया में संक्रमित वस्तुओं को विसंक्रमण के लिए भेज दिया जाता है एवं अन्य अनावश्यक पदार्थ को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों इस प्रक्रिया में संक्रमित वस्तुओं को विसंक्रमण के लिए भेज दिया जाता है, मतलब डिसइंफेक्शन के लिए, और अनावश्यक पदार्थों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। दोस्तों कोई वस्तु अगर पुनः उपयोग का है तो दोस्तों उसको तो फेंक नहीं देगा, तो ऐसे वस्तुओं को संक्रमित है तो उसको क्या करेगा, फिर से दोस्तों विसंक्रमण करने के लिए, मतलब दोस्तों साफ करने के लिए, संक्रमण से मुक्ति के लिए उसको भेज दिया जाएगा, तो वो विसंक्रमण होकर आ जाएगा फिर से। और जो दोस्तों उपयोग का नहीं है, जो अनावश्यक है, उसको दोस्तों जला दिया जाता है। तो ये चीज़ हो गया इसमें चौथा पॉइंट है, इसमें डिसइंफेक्शन के लिए मुख्यतः ध्रुवीकरण फमीगेशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें जो होता है टर्मिनल कीटाणुनाशन में, इसमें जो है दोस्तों ये ध्रुवीकरण विधि का उपयोग किया जाता है, फमीगेशन का। उसके बाद पाँचवा है, यह डिसइंफेक्शन भागों में किया जाता है। दोस्तों ये जो होता है, ये जो कनकरेंट डिसइंफेक्शन है, समवर्ती कीटाणुनाशन है, यह दोस्तों पार्ट बाई पार्ट में किया जाता है, जबकि यह डिसइंफेक्शन संपूर्ण होल में रूप में किया जाता है। जबकि दोस्तों जो टर्मिनल डिसइंफेक्शन है, यह एक बार में ही दोस्तों संपूर्ण को कर लिया जाता है, जबकि ये पार्ट बाई पार्ट में किया जाता है। तो दोस्तों ये चीज़ों को समझ गए कि ये जो समवर्ती कीटाणुनाशन है, जो कंक्रीट डिसइंफेक्शन है, या दोस्तों किसी पेशेंट से कोई शराब आ रहा है उसके लिए किया जाता है, जबकि ये दोस्तों रोगी की छुट्टी हो जाने के बाद या मृत्यु हो जाने के बाद किया जाता है उस जगह स्थान वस्तु को। यह प्रतिदिन होता है, यह दोस्तों मरीज के जाने के बाद अंत में होता है। ये दोस्तों आईसीयू आइसोलेशन वार्ड या किसी वार्ड में होता है जहाँ पे मरीज रहता हो। उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें हैं ज़्यादातर आइसोलेशन वार्ड में होता है, क्योंकि वहीं पर आइसोलेशन में संक्रमण व्यक्तियों को रखा जाता है। तो ये होगा, ये जो संक्रमण होता है दोस्तों, ये दोस्तों इसमें दोस्तों अनावश्यक पदार्थों को जला देता है और जो यूज की वस्तु है उसको डिसइंफेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। जबकि इसमें जो दोस्तों है धूमीकरण प्रयोग किया जाता है, मतलब धूम्रीकरण का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसमें पार्ट बाई पार्ट डिसइंफेक्शन किया जाता है, इसमें संपूर्ण को एक बार में ही कर लिया जाता है। तो ये चीज़ें हो गया कंकरेंट डिसइंफेक्शन और टर्मिनल डिसइंफेक्शन। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट था समाप्त होता है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का दोस्तों एक यहाँ पे देखिए, 2 देखिए, उसके बाद 3 देखिए, एक बाद देखिए 4 देखिए, उसके बाद 5 देखिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 6 देखिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 देखिए। तो दोस्तों हमने टोटल 7 यहाँ पे देख चुके हैं डिफरेंस। अब इस दोस्तों 7 में से कोई भी दोस्तों आपको 5 पूछ देगा और 3 का जवाब देना रहेगा। तो दोस्तों 5 नंबर में पूछेगा या 10 नंबर में पूछेगा तो दोस्तों 7 दे देगा या 6 दे देगा, उसमें से 5 का जवाब देना रहेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो एक लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, और साथियों वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही हार्ड नहीं है और नहीं हम हार्ड बना के आप सभी को बताने का कोशिश किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।